हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का अध्याय 8 कार्बनिक रसायन जो हमने एक पार्ट पढ़ चुका है, आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो दूसरे पार्ट में IUPAC नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हम 13 क्वेश्चन पढ़ चुके थे पार्ट फर्स्ट में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणु के किसी परमाणु या समूह या अभिकर्मक से क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, किसी के साथ जाके जुड़ता है। यानी देख रहे हैं आप CH3CH2OH है, जब PCl5 से क्रिया कर रहा है तो PCl5 जाके क्या करता है, CH3CH2OH से जुड़ता है। यानी PCl5 का सिर्फ क्लोरीन क्या करता है, PCl5 का क्लोरीन जो है वो एथिल अल्कोहल से जुड़ जाता है और OH को हटा देता है। तो OH को हटा के वो स्वयं जुड़ जाता है क्लोरीन, तो वही क्रिया कहलाती प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, जब उसको हटाता है तो बन जाएगा आपका CH3CH2Cl जिसे हम एथिल क्लोराइड कहते हैं, और फास्फो ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आपको याद रखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसी भी तत्व के द्वारा या किसी भी जो यौगिक है, एलिमेंट है, मान लो PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं जैसे, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो अल्कोहल को हटा देता है, क्लोरीन जाके जुड़ जाता है और अन्य माध्यमिक यौगिक बनते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है कि प्रतिस्थापन क्या है। अगला हम देख रहे हैं वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है। ये आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक और परिभाषा दी है और उदाहरण। तो देखिए, सोडियम जल से क्रिया कर रहा है, तो सोडियम जल से क्रिया करेगा तो सोडियम OH को ले लेगा और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोजन गैस बनेगी जो वायुमंडल में चली जाएगी। तो आपको याद रखना है ये भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको जो एग्जाम्पल इजी लगते हैं और लर्न हो जाते हैं वही एग्जाम्पल को आपको एग्जाम में लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए उपयुक्त तकनीक बताएं। यानी कैल्शियम सल्फेट है और कपूर का मिश्रण वो आपस में मिक्स हो गया है, तो हमें उसे अलग करना है। तो याद रखिए, जैसे हम उदाहरण में चित्र में देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड को अलग कर रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो जब हम कैल्शियम सल्फेट और कपूर का मिश्रण है उसे अलग करते हैं तो वह भी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होगी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा। तो कैल्शियम सल्फेट तथा कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन तकनीक के द्वारा पृथक करते हैं, क्योंकि कपूर ऊर्ध्वपातन है यानी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जबकि कैल्शियम सल्फेट नहीं है। अतः मिश्रण को गर्म करने पर कपूर फनल की दीवारों पर एकत्रित हो जाता है तथा कैल्शियम सल्फेट क्रूसिबल में ही रह जाएगा। तो आप चित्र में देख रहे हैं एक बाउल के समान रखा हुआ है, वो क्रूसिबल है। उस क्रूसिबल के अंदर जो पदार्थ होता है उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट के दाने होते हैं और ऊपर की ओर क्या हो जाता है, कपूर जमा हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो भी पदार्थ है जब हम इस प्रक्रिया के द्वारा गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले ही ठोस में बदल जाता है, वही क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। अब हमारा 16 क्वेश्चन कह रहा है कि CCl4 AgNO3 के साथ, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जब ये आपस में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर AgCl का सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता। कारण सहित समझाना है, क्योंकि बनना चाहिए, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है। क्या होता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देगा, क्योंकि CCl4 एक सहसंयोजी यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक होने के कारण यह आयनित नहीं होता, दो भागों में नहीं टूटता, न प्लस और माइनस में। जब सहसंयोजी यौगिक है तो वो आयन कैसे देगा, क्योंकि आयन तो आयनिक यौगिक देते हैं, प्लस और माइनस। आयनित नहीं होता, जिसके कारण AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनने के लिए CN आयन जो है प्राप्त
नहीं होता है। जब Cl आयन प्राप्त होंगे तभी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। इस प्रकार समझ में आ गया होगा आप कि सहसंयोजी यौगिक होने के कारण क्या होता है, वो अवक्षेप नहीं देगा। अगला प्रश्न बोलता है कि कार्बनिक यौगिक के तत्वों के परीक्षण हेतु सोडियम निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है। यानी जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके परीक्षण करना है तो हमें सोडियम निष्कर्ष बनाना होता है। तभी हम ताज़ा जो सोडियम निष्कर्ष है वही इनके टेस्ट देगा। यदि जो ताज़ा सोडियम निष्कर्ष नहीं होगा तो वो उनकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करता, वो टेस्ट शो नहीं करता। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ताज़ा सोडियम निष्कर्ष। तो वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण, हमने अभी पहले ही देखा कि सहसंयोजी प्रकृति थी तभी तो उसने सफ़ेद अवक्षेप नहीं बनाया। तो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी प्रकृति होने के कारण सरलता से आयनित नहीं होते, जिसके कारण में उपस्थित तत्वों का परीक्षण सरलता से नहीं किया जा सकता। सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के साथ संयोग करके सोडियम का यौगिक बना लेती है। यानी सोडियम तुरंत क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और जैसे ही यौगिक क्रिया करेगा तो वह प्रबल क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक, और यह सरलता से क्या हो जाएगा, आयनित हो जाता है। इसीलिए सोडियम का निष्कर्ष बनाया जाता है। सोडियम का निष्कर्ष का अर्थ होता है कि सोडियम को टेस्ट करने की, सोडियम का जो है अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके प्रैक्टिकल के लिए, उसको जांच के लिए सोडियम की जब अन्य यौगिकों से क्रिया की जाती है तो वो कहलाता है सोडियम निष्कर्ष। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आकलन किस किस विधि के द्वारा। आप क्वेश्चन नंबर बैलेंस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए हैं। तो याद रखिए कि किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन की दो विधि हैं, एक तो होती है ड्यूमा विधि और एक होती है ज़ेल्डाल विधि। तो दोनों विधि इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों विधि को चित्र सहित तैयार करना है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला है ड्यूमा विधि, नाइट्रोजन के आकलन की। तो इस विधि में उपयोग उन सभी कार्बनिक यौगिक के लिए किया जाता है जो नाइट्रोजन तत्व रखते हैं, यानी जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन तत्व, जिनके पास नाइट्रोजन होगा उन्हीं का आकलन किया जा सकता है। इस विधि में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन मुक्त होती है और कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लेते हैं कि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान m ग्राम है और नाइट्रोजन का आयतन क्या है, V2 ml है। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्यूमा विधि है इससे डिफाइन हो रहा है। ये देखिए, ये है ड्यूमा विधि। इस ड्यूमा विधि के द्वारा क्या किया जा रहा है, नाइट्रोजन का आकलन किया जाता है। तो आप देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के साथ किस तरह से आगे और बीच में टेस्ट ट्यूब है और उसके दूसरे तरफ एक मटके की आकृति का जो फ्लास्क है वो रख दिया जाता है। उस फ्लास्क से जो गैसें प्राप्त हो रही हैं ड्यूमा विधि में, तो वो उस गैस को प्राप्त किया जाता है। इस तरह हम ड्यूमा विधि के द्वारा नाइट्रोजन का आकलन करते हैं। अब आइए हम जानेंगे ज़ेल्डाल विधि। ज़ेल्डाल विधि में जो कार्बनिक यौगिक है उसमें उपस्थित नाइट्रोजन का आकलन के लिए क्या किया जाता है, इस विधि में कार्बनिक यौगिक में K2SO4 मतलब पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में जब सांद्र H2SO4 के साथ उबाला जाता है, तो आप देख रहे हैं कि बीच में एक बीकर रखा हुआ है। इस बीकर को क्या करते हैं, उसमें K2SO4 भर देते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं और बहुत उबाला जाता है। जैसे ही उबलता है तो जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो NH4 में परिवर्तित हो जाता है और K2SO4 H2SO4 के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है, जबकि कॉपर सल्फेट अभिक्रिया को क्या कर देता है, उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित का अर्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे। जब बहुत तीव्र हो अभिक्रिया तो उसको घटाने का कार्य करेगा, जब बहुत धीमी क्रिया होती है तो उसे तेज करने का कार्य करता है, वो कहलाता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो आपको ज़ेल्डाल विधि में याद रखना है, हमने पोटेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जिसकी सहायता से नाइट्रोजन का आकलन किया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित बताना है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन प्रतिबंधुता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही
अभिकर्मक। उनके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, स्नेह का मतलब लगाव। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रतिबंधुता करेगा, उसके साथ बंधन बनाएगा, तो वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो सभी धनावेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु जो एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, उसे उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये दो प्रकार से होते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो धनावेशित में आप देख रहे हैं NH4+, H3O+, Br+, Cl+, NO2+। ये हमेशा याद रखिए, ये धनात्मक हैं। अब हम आ जाते हैं उदासीन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। BF3, AlCl3, फिर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, Al3 का अर्थ होता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3 का मतलब होता है फेरिक क्लोराइड। तो ये जो हैं वो हैं उदासीन अभिकर्मक। अब हम जानेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या कहलाते हैं। तो उनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाभिक से संपर्क होगा। तो वे अभिकर्मक जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं या नाभिक के प्रतिबंधता, यानी उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है, बंधुता जो दर्शाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। ये सामान्यतः ऋणावेशित आयन या ऐसे उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ऐसे स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है। अभी हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा था, उच्च था, और यहाँ पे कैसा हो गया, निम्न आ गया। तो ऋणावेशित अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, OH-, साइनाइड Cn- और कार्बन ऋणायन। जितने भी कार्बन ऋणायन हैं जो कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक है वो कहलाते कार्बन ऋणायन जितने भी। उसके बाद आ जाता है उदासीन नाभिक स्नेही, तो NH3 है, ROR है और R3N है। R3N का मतलब होता है जो एल्किल ग्रुप 3 हो और नाइट्रोजन 1 हो, ठीक है। तो NH3 अमोनिया कहलाता है, ROR ईथर कहलाता है, और R3N जो होता है ट्राई एल्केन का जो नाइट्रोजन का व्युत्पन्न होगा वो होगा उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है। अब हम जानेंगे समचक्री यौगिक और विषम चक्री यौगिक में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु के एक से ज़्यादा श्रृंखला वलय बनाने के लिए जुड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं समचक्री यौगिक, जो कार्बन कार्बन हैं वो समान रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन आपस में CH2 आपस में जुड़े हुए हैं, यही कहला रहा साइक्लोप्रोपेन। उस तरह जब 4 कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे तो ये कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद जब 5 कार्बन आपस में जुड़े रहेंगे तो वो कहलाएगा साइक्लोपेंटेन। जब 6 कार्बन आपस में एक बेंजीन जैसी रिंग का निर्माण करेंगे, पर हमेशा याद रखिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 से, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का अर्थ होता है कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। तो आपको याद रखना है ये है साइक्लोहेक्सेन। तो ये यौगिक जो होंगे वो समचक्री, क्योंकि समान कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन है, कोई भी अलग एलिमेंट नहीं जुड़ा है, तो इसलिए समचक्री यौगिक। जब वो कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अलग कोई यौगिक जुड़ जाता है, तत्व जुड़ जाता है, तब वो कहलाएगा विषम चक्रीय यौगिक। तो सल्फर युक्त कई अलग अलग टेट्रासाइकिल हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थायोफिन है। इसके व्युत्पन्न को हम निम्न प्रकार से जानेंगे। तो देखिए, जब सल्फर 2 कार्बन से जुड़ी हुई है तो हम इसे क्या कहते हैं, थायोरीन। इसके बाद जब सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, आप उसके नाम को स्पष्ट थीटेन, और उसके बाद आ जाता है सल्फर से जुड़ा है वो थायोलीन कहलाता है। इस प्रकार अलग अलग जब कोई यौगिक क्या करता है, अपने में कार्बन के साथ दूसरा अन्य तत्व को जोड़ लेता है, तो वो कहलाता है विषम चक्रीय यौगिक।
तो आपको इन नामों के द्वारा, चित्रों के द्वारा समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिक को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुनाद क्या है? अनुनाद के प्रभाव को और उसके अनुप्रयोग को स्पष्ट करना है। तो यह प्रभाव संयुग्मी निकाय जिनमें एकल बंध, द्विबंध, एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं और क्या करते हैं, अनुनाद के कारण निकाय के किसी एक भाग से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दूसरे भाग की ओर होने लगता है, जिससे अलग अलग इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। इस घटना को अनुनाद प्रभाव या मीसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। हमेशा याद रखना, यह एक स्थायी प्रभाव होता है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन देता है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो दो प्रकार से आप देखिए, ऋणात्मक मीसोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जब परमाणु समूह के ओर होता है तो इसे हम -m प्रभाव कहते हैं। देखिए उदाहरण में NO2, CHO, SO3H और CO कीटोन, ये जो हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जब परमाणु समूह की ओर हो जाता है तो ये कहलाते हैं -m प्रभाव। अब धनात्मक मीसोमेरिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण जब परमाणु या समूह से दूर की ओर होगा तो वो कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे, +m प्रभाव। जैसे OH, देखिए OR, SH, SR, NH2, क्लोरीन। तो याद रखिए कि सारे मॉलिक्यूल्स, सारे तत्व अलग अलग क्वालिटी को, अलग अलग क्रियाशीलता के अनुसार अपने गुणों को व्यक्त करते हैं। तो आप याद रखना, माइनस प्रभाव में अलग उदाहरण है और प्लस में अलग, मिक्स नहीं करना है आपको। अब हम जानेंगे कि अनुप्रयोग। अभी हमने जो अनुनाद पढ़ा उसी के अनुप्रयोग हैं। अम्ल व क्षार के सामर्थ्य का स्पष्टीकरण करने में इसका उपयोग करते हैं। संयुग्मी योगात्मक अभिक्रिया को ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या है। तो SN1 का अर्थ होता है सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर और डबल न्यूक्लियर रिएक्टर। डबल का मतलब दो, SN1 और SN2। तो देखिए SN2 अभिक्रिया एक अणुई अभिक्रिया, अणुई का मतलब है एक अणुक अभिक्रिया, और जो SN2 है वो द्विअणुक अभिक्रिया है। दूसरा ये बता रहा है कि प्रथम क्रम गतिज तंत्र का पालन करता है और इसमें क्या करता है, द्वितीय क्रम गतिज का अनुसरण भी करता है। मतलब इसमें प्रथम क्रम में गतिज ऊर्जा का तंत्र का पालन करेगा और इसमें किस में करेगा, द्वितीय क्रम में करेगा। इसके बाद बोलता है तीसरा कि इनमें संकुल यौगिक बनता है, यानी जब SN1 क्रिया होगी, संपन्न होगी, तो हमेशा याद रखना संकुल यौगिक बनता है। संकुल का अर्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता, प्लस माइनस तीनों जो हैं वो अपनी आकृति को व्यक्त करते हैं, वो कहलाते हैं संकुल यौगिक। इसमें कार्बोनियन आयन बनता है। अगला है, यह क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। हमेशा याद रखना, जो SN1 अभिक्रिया है वह दो पदों में पूर्ण होगी और जो SN2 अभिक्रिया है वह एक ही पद में पूरी हो जाएगी। इस प्रकार हमने जाना SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। अब हम इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और इसके बाद IUPAC नाम, जिसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी से करनी है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक में अंतर। तो पहला है कि यदि किसी प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक समूह से तुरंत जुड़ा हुआ कोई सुगंधित वलय नहीं हो, यानी एलिफेटिक का अर्थ होता है सुगंधित, का मतलब है कि कोई सारे कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं और वो वलय नहीं, खुली श्रृंखला में होते हैं, वो कहलाते हैं एलिफेटिक। और एरोमेटिक का अर्थ होता है कि यदि किसी क्रियात्मक समूह के साथ कोई एरोमेटिक वलय के रूप में जुड़ा रहता है तो वो कहलाते हैं एरोमेटिक यौगिक। हमेशा याद रखिए, एलिफेटिक यौगिक जो हैं वो खुली श्रृंखला वाले होते हैं और एरोमेटिक यौगिक बंद श्रृंखला वाले होते हैं। थर्ड है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देख रहे हैं आप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। और इनमें हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य ये एकल बंध और अल्टरनेट में जो होता है वो द्विबंध पाया जाता है। अगला है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी हमेशा याद रखिए जितने भी एलिफेटिक यौगिक बहुत ही एक्टिव होंगे। एक्टिव का अर्थ होता है किसी से क्रिया करने के लिए तत्पर रहना, और ये एरोमेटिक जो हैं वो कम क्रियाशील
होते हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। आप देख रहे हैं CH3CO जो है कीटोन जुड़ा हुआ है, इसके साथ जो है CH3 और नीचे की ओर भी CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये खुली श्रृंखला को व्यक्त कर रहे हैं, ये एलिफेटिक यौगिक है। आप देख रहे हैं एक सुगंधित एमाइड बन रहा है। एमाइड यानी याद रखिए जब कीटोन और NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो वो एमाइड कहलाने लगता है। तो आप देखिए बेंजीन के साथ ये दोनों ग्रुप जुड़े हैं और सुगंधित एमाइड का निर्माण करते हैं, तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो इस तरह से आप याद रखिए कि एरोमेटिक यौगिक क्या हैं और एलिफेटिक यौगिक क्या हैं। अब हम जानेंगे इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर सुधार लीजिएगा, 18 नहीं है, ये 24 होगा। आप याद रखिए IUPAC नाम। मैं ये अंत में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको इस चैप्टर में इन्हीं की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। IUPAC नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC का ये फुल फॉर्म है। आपको हमेशा याद रखिए जो कोई भी एलोफेटिक या एरोमेटिक यौगिक जो हैं उनके IUPAC नाम आते हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वो तुरंत बनेंगे आपसे। तो याद रखना है, हमें उनके मूल शब्दों का नाम मालूम होना चाहिए, उनके प्रत्यय को बनाते आना चाहिए, उपसर्ग लगाते आना चाहिए और इन्फिक्स यानी उसमें जो हम वर्डिंग यूज़ करेंगे वो। तो आप याद रखिए सर्वप्रथम हमें इसका पूरा नाम तो अच्छे से लिख के याद करना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म है। आप देख रहे हैं पहला नियम यह है कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो श्रृंखला का चयन करते हैं का मतलब आप याद रखिए कि कार्बन कार्बन आप में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो हम उस कार्बन से अंकन करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन के अंकन जो है प्राप्त होते हैं। तो आप देख ही रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये देखिए कि जब हम कार्बन का अंकन कर रहे हैं तो दो जगह से करते हैं। हम राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, पर हमने राइट की जगह लेफ्ट से इसलिए किया क्योंकि जो कार्बन जो है उसके साथ दूसरा समूह CH3 जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैथिल ग्रुप जुड़ा होने के कारण हमें अंकन जो है वो दाएं नहीं बाएं से करना होगा, यानी लेफ्ट से करना होगा। तो अंकन सही होगा 1 2 3 4 जो 5 जो अंकन है वो कहाँ से स्टार्ट किया, हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, यही सही क्रम होगा। याद रखिए आपको राइट से इसलिए नहीं करना कि जो समूह जो है उसके साथ जो मैथिल ग्रुप है यहाँ पे हमें चौथे पोजीशन पे मिल रहा है, 4th पोजीशन पे मिल रहा है, इसलिए अंकन हम यहाँ से कार्बन 1 और 2 पोजीशन पे हमें मैथिल ग्रुप प्राप्त होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में सेकंड नियम में ये आता है कि क्रियात्मक समूह और उनके साथ यूज़ होने वाले मैथेन एथेन प्रोपेन के साथ किन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो आप याद रखना मैथेन को मैथ, एथेन को एथ, प्रोपेन को प्रोप, ब्यूटेन को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हम इन वर्डों का यूज़ करेंगे, जितने कार्बन हैं उस कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर उसका उपयोग करेंगे। और अगर हम क्रियात्मक समूह को देखते हैं तो आप याद रखिए क्रियात्मक समूह को दर्शाने के लिए हम अलग अलग, मैं पहले भी एक वीडियोज़ में क्रियात्मक समूह को डिफाइन कर सकें, आपको उस क्रियात्मक समूह को बहुत अच्छे से लिख के तैयार करना है। अब हम जानेंगे कि जो लंबी श्रृंखला जो चुनी उसके बाद सबसे कम संख्या वाला नियम अपनाया, उसके बाद हमने नियम 4 और 5 के प्रयोग से इस प्रकार ज्ञात किया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये जाना कितने कार्बन हैं और कितने उसके साथ दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनने के बाद हमने उनके उपसर्गों का उपयोग किया, और उपसर्गों में हम अगर एक कार्बन के साथ कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल्स एक जुड़ा है तो हम उसमें मोनो, और 2 जुड़े हैं तो डाई, और 3 जुड़े हैं तो ट्राई, और 4 जुड़े हैं तो टेट्रा का उपयोग करते हैं। तो जब हम नियमों के साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बनेगा। तो आपको याद रखना है एल्केन सब जो हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, उनके साथ अब भी हमने बताया कि कार्बन श्रृंखला की सीधी श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नीचे दी गई है। इसके अंत में हाइड्रोजन को हटाने वाले प्रतिस्थापी का नाम जब लगाते हैं तो एन को इल में बदलकर प्राप्त किया जाता है। तो मैथेन में कोई मॉलिक्यूल्स जाके जुड़ जाता है तो वो मैथिल बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब आ जाता है
कि हम इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करें। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग, मूल शब्द, प्राथमिक प्रत्यय, फिर द्वितीयक प्रत्यय का उपयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कार्बनिक समूह के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो आइए पहले हम सिंपल नाम को जानें। देखिए, सबसे पहले CH3 CH3 CH, CH के नीचे की ओर जुड़ा हुआ है CH3 और दूसरे की तरफ भी जुड़ा हुआ CH3 CH CH3। तो आप याद रखिए दो हैं, एक होगा सेक ब्यूटिल और दूसरा होगा आइसोब्यूटिल समूह। तो ये संरचना से व्यक्त कर रहा है। पहला जो है वो सेकेंडरी ब्यूटिल है। सेकेंडरी ब्यूटिल का अर्थ होता है कि सेकेंड पोजीशन पे ब्यूटिल ग्रुप का जुड़ा होना, तो ये कहलाता है सेकेंडरी ब्यूटिल। और जब ब्यूटिल जो है उसमें आइसोब्यूटिल का अर्थ होता है कि जब दो कार्बन के मध्य में एक कार्बन जुड़ा हो, उसके मध्य में एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोब्यूटिल। आप देख रहे हैं नीचे की ओर जो है बेंजीन स्ट्रक्चर है। बेंजीन स्ट्रक्चर में जो है वो NH2 CH3 और C2H6 जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसे हम बोलेंगे 2, पहला जो है इसका नाम, तो उसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन फर्स्ट ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऑल जुड़ा हुआ है। और दूसरा नाम जो होगा, ये दूसरा नाम बताएगा 4 एथिल 2 मिथाइल एनिलीन। इसका अर्थ ये बता रहा है कि 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और 2 मिथाइल एनिलीन कि 2 पोजीशन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है और एनिलीन का अर्थ होता है NH2 ग्रुप का जुड़ा होना। तो आप ये नाम जो है IUPAC नाम है, उन्हें लिखकर ही प्रैक्टिस करना है। अगला हम देख रहे हैं कि कार्बन 4 कार्बन है लाइन से हैं, पर दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन और इन कार्बन में हमेशा याद रखिए इसे बोला जा रहा है 2 ब्रोमो, यानी हमने अंकन कहाँ से किया, लेफ्ट से 1 2 3 4। जैसे ही हमने क्या किया, लेफ्ट से उसका अंकन किया तो 2 पोजीशन पे हमें ब्रोमीन प्राप्त होगा, तो इसीलिए इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 मिथाइल, क्योंकि 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 मिथाइल। और पेंटेन जो इसके साथ जो है कार्बन, देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 का अर्थ होता है 5 कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होना। तो पेंटेन 3 ऑन कहलाएगा क्योंकि तीसरे पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा आपका 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटॉन 3 ऑन। अब अगला है, देखिए एक कार्बन के साथ चारों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कहला रहे हैं 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2,2 डाइप्रोपिल मेथेन का मतलब है सेकेंड पोजीशन। कार्बन याद रखिए, यहाँ पे हम कार्बन का अंकन जो है वो किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जैसे ही हमने कार्बन का अंकन किया तो सेकेंड पोजीशन पे कार्बन में कितने ऊपर और नीचे मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन साथ में हैं, तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन होगा। अब अगला हम जानेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का अर्थ होता है जब डबल बॉन्ड हो तब उसका नामकरण किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और 3 पोजीशन पे उसके साथ मैथिल ग्रुप भी जुड़ा है। तो जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो हमेशा याद रखना, पहले हम 2 मैथिल का मतलब होता है सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे ही डिफाइन हो रहा है, तो आपको याद रखना है इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट फर्स्ट इन। इसका अर्थ ये हो रहा है इन शब्द लगाया तो पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये इन शब्द डिफाइन कर रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम आइन शब्द का यूज करते। तो आपको ये याद रखना है 2 मैथिल ब्यूट। 2 मैथिल का अर्थ होता है सेकेंड पोजीशन पे देखिए उसके साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल ब्यूट फर्स्ट। ब्यूट का अर्थ होता है 4 कार्बन, देखिए 1 2 3 4, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूट फर्स्ट इन। अगला आ जाता है जब ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या पोजीशन में हम उसको
बताएंगे। तो अभी ये सिंपल है, आपको ये याद रखना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो आप ये याद रखिए, आप 1 2 3 4 5 कार्बन हैं और इस 5 कार्बन के साथ सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या जुड़े हैं, मैथिल ग्रुप जुड़े हैं। तो आपको ये याद रखना है 2,3 डाई मैथिल पेंटेन होगा इसका नाम। पेंटेन यानी 5 कार्बन परमाणु। तो आपको याद रखना सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, इसीलिए इसका नाम होगा 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। अब हम जानेंगे कि जब त्रिबंध होता है तब क्या नाम। देखिए, त्रिबंध होने पर हम किस तरह से नाम करेंगे कि त्रिबंध होने पर आप ये देखेंगे कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स किस पोजीशन पे हैं। जब ये कार्बन अपने बंधों को दर्शाते हैं तो आप देख रहे हैं 278 ट्राई मैथिल डेकेन उपयुक्त का सही नाम है। आपको ये याद रखना 249 नहीं, कार्बन का जो अंकन है ऐसे जगह से करेंगे जहां सबसे अधिक कार्बन प्राप्त होंगे। दूसरा है 278 ट्राई मैथिल डेकेन। तो आपको याद रखना ये स्पष्ट सीरीज में दिखाई दे रहा है, तो आपको दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कंजस्टेड है ऊपर वाले चित्र में, नीचे जो दिया है एक सरल सीधी संरचना में दिया हुआ है। अब हम जानेंगे जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सिंपल उनके नाम हैं। पर अगर हम जब इनके साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तब उसके नामकरण क्या करेंगे। तो यदि अल्कोहल जुड़ा हो, ठीक है, CHO ग्रुप जुड़ा हो, तो हम उसे किस तरह से नाम देंगे। जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो आपको याद रखना है हम उसके IUPAC के नाम में नॉल शब्द का यूज़ करेंगे। जब एल्डिहाइड जुड़ा होगा तब हम उसमें एल्कोइक जो एसिड है उस शब्द का यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखेंगे एथेनल, ब्यूटेनल, इस सारे ये जो है वो अपने नाम को व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इनके नाम में क्या किस तरह से उपसर्ग का यूज़ करेंगे। तो आपने पहले ही प्रैक्टिस में देखा कि पहले पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 4 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप। तो आप लिखेंगे क्या, 4 मिथाइल पेंट, 4 मिथाइल पेंट, 2N, 2N का मतलब होता है एल्केन, 2N फर्स्ट ऑयल, फर्स्ट ऑयल का मतलब है कि पहले पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब हम अल्कोहल में ऑयल नहीं लगाएंगे तब हम इसे बोल सकते हैं 4 मिथाइल पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अगला आ जाता है कि CH3 के साथ याद रखना, CH3 4 पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे CH है, उसके साथ नीचे की ओर Br जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे CH2COH है, यानी यहाँ आ गया एसिटिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जुड़े होने से हम इसमें क्या वर्डिंग यूज़ करेंगे। तो आपको याद रखना है 3 ब्रोमो, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक, क्योंकि ब्यूटेन है 4 कार्बन है तो ब्यूटेनिक। जब हमने एसिड ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको इन नामों की, क्रियात्मक समूह के नामों की भी प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए यही, आज हमने इन IUPAC नाम को जाना। आपको सारे IUPAC नाम को लिखकर बहुत अच्छे से इस प्रकार सारे प्रश्न उत्तर को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा और सारे IUPAC नाम की लिख कर प्रैक्टिस करना। आज की वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।